हेलो, मैं दिव्यांशी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के लेक्चर 3 में हिंदी पेडोलॉजी, जो कि हमारा है एमसीक्यू लेक्चर 3। और हम इस लेक्चर में बहुत सारी विधियाँ, शिक्षण विधियों पे भी चर्चा करेंगे कि शिक्षण विधि कौन कौन सी होती है और कहाँ कैसे किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सी विधि कब लाई जाती है, कब बच्चों को समझाया जाता है। बहुत सारी विधि हैं हम लोग के हिंदी लेक्चर में, जैसे कि प्रत्यक्ष विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, इकाई विधि, आगमन एवं निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, समवाय विधि, पाठ्यक्रम विधि। ये सब बहुत सारी विधियां हैं हमारी हिंदी में। और कुछ कुछ के बारे में हम लोग जान भी लेते हैं कि थोड़ा बहुत कि कौन सी विधि क्या होती है, कैसे होती है। अब जैसे कि मान लीजिए है हमारा अनुकरण विधि, तो भाई अनुकरण विधि में हमारा क्या होता है। तो अनुकरण विधि का सामान्यतः प्रयोग हम लोग भाषण एवं वाचन हेतु करते हैं। और अब विद्यार्थी अपने शिक्षक का अनुकरण अपने भाषण के कौशल का विकास करती है। और इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी के व्याख्यान में स्पष्टता आती है। इस विधि द्वारा एक बालक पढ़ना लिखना, अच्छे से उच्चारण एवं नवीन नए नए तरीके से रचना करना सीखता है। अनुकरण विधि में बहुत सारी विधियाँ होती हैं। जैसे होती है लिखित अनुकरण, इसमें होता है रूप रेखा लेखन, स्वतंत्र लेखन। फिर आता है दूसरा मेरा आता है उच्चारण अनुकरण, फिर रचना अनुकरण, फिर आता है मारिया मॉन्टेसरी विधि। बहुत सारी विधि आती हैं और सारी विधियों को तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत विधियों में हम लोग जान सकते हैं। जो हमारी मारिया मॉन्टेसरी विधि है, इसका विकास मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कि बाद में सामान्य बुद्धि के बालकों हेतु शिक्षा में भी उपयोग लाई गई। और इस शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना था। और फिर हमारा आता है एक प्रत्यक्ष विधि, जो कि प्रत्यक्ष विधि यह होती है कि प्रत्यक्ष विधि को सुगम पद्धति, प्राकृतिक विधि और निर्बाध विधि के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारी प्रत्यक्ष विधि है। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। भाषाई ज्ञान जो हम लोग के पढ़ते हैं कहानी वगैरह, बिना व्याकरण का, जो कि भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि बालक को प्रत्यक्ष विधि में बिना व्याकरण और नियम की ही भाषा सिखाई जाती है, जो भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है। यह बालक की मातृभाषा होती है। प्रत्यक्ष विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि ज़्यादा उपयोगी होती है, इसे हम लोग प्राथमिक कक्षाओं में ज़्यादा उपयोग करते हैं। और अगला विधि हम लोगों का है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें एक है विधि हम लोगों का, वो विधि है आगमन विधि। आगमन विधि को हम लोग विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जानते हैं कि इसे विश्लेषण प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें विद्यार्थी उदाहरण देखते हैं, इसके पश्चात उदाहरण के माध्यम से सिद्धांत नियम बनाते हैं, वो खुद ही बनाते हैं। यह जो हमारा आगमन विधि है, यह शिक्षण विधि जो है, यह बाल छात्र केंद्रित विधि है, जो कि विद्यार्थी को करके सीखने पे बल देती है, परंतु यह छोटे बच्चों हेतु उपयोगी नहीं है। और यह विधि व्याकरण को पढ़ाने की सरल विधि है, तो इसे व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है हमारी आगमन विधि को। और आगमन विधि में बहुत सारे सोपान हैं, जैसे उदाहरण, विश्लेषण या निरीक्षण, निष्कर्ष या नियमीकरण, या प्रैक्टिस, अभ्यास, परीक्षण, जो भी कह सकते हैं, ये सब इसके सोपान है आगमन विधि के। अब एक आता है हम लोग का निगमन विधि। और निगमन विधि को हम लोग शुद्ध प्रणाली एवं संश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। और इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थी को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि सर्वप्रथम नियम, उसके पश्चात उन नियमों को देखकर सत्यापित करें
हेतु विभिन्न उदाहरण दिए जाते हैं। इस विधि को सिद्धांत प्रणाली भी कहा जाता है। यह विधि उच्च स्तर हेतु उपयोगी होती है। और निगमन विधि हमारी एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक के सारे नियम सिखाते हैं। और यह निगमन विधि जो है हमारी आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है, अपोजिट कार्य करती है। जो हमारा आगमन विधि है निगमन विधि से अपोजिट कार्य करती है। और हमारा अब विधि बढ़ता ही, बहुत सारी विधियाँ आती हैं लेकिन 2-4 पे ही हम लोग ध्यान देंगे जो कि ज़्यादा हैं। तो जो हम लोग को लगे, एक है हम लोग का समवाय विधि। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि के द्वारा व्याकरण की शिक्षा को स्वतंत्र रूप से प्रदान किया जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में व्याकरण शिक्षा को गद्य पद शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है। कुछ नहीं, समवाय विधि को सहयोग विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका गुण विषय वस्तु के साथ साथ ही व्याकरण का ज्ञान कराना है। इसका प्रमुख गुण जो होता है वस्तु के साथ साथ ही व्याकरण का ज्ञान कराना है, जो कि साथ साथ में पढ़ते भी रहिए और व्याकरण का भी ज्ञान लेते रहिए। इस विधि द्वारा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। और अब आता है हमारा व्याख्यान विधि। ये जो मेरा व्याख्यान विधि है ये बहुत ही फेमस है, जो कि है मेरा ये प्राचीन विधि सबसे व्याख्यान विधि को सबसे प्राचीन शिक्षण विधियों में से एक है, जो कि बहुत पहले गुरुकुल के समयों में इसे पढ़ाया जाता था। इस विधि से उस समय लेखन मतलब लिखने का सामग्री का अधिक विकास नहीं हुआ था और यह एक अमनोवैज्ञानिक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। हमारी जो व्याख्यान विधि है वो एक अमनोवैज्ञानिक शिक्षक विधि कहलाती है। इस विधि में केवल अध्यापक सक्रिय रहते हैं, पाठ्य वस्तु संबंधित व्याख्यान करते रहते हैं, अपना प्रस्तुत करते रहते हैं छात्रों के सामने। व्याख्यान विधि भारत में वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है। इसे भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है व्याख्यान विधि को। यह पाठ्य योजना की दृष्टि से सबसे प्राचीन लिपि है। यह सबसे सरल एवं कम खर्चीली विधि है। बहुत ही कम खर्च लगता है और सबसे सरल विधि है। इसमें 2-4 दोष भी हैं। यह लगातार व्याख्यान से कक्षा में नीरसता या आ जाती है। इस विधि में छात्र पूरी तरह निष्क्रिय रहते हैं। मंदबुद्धि बालकों को इस विधि द्वारा पर आना संभव नहीं हो पाता है। बहुत सारे हैं। और ये चलिए हम लोग कुछ तो जान गए हैं कि कौन सा क्या विधि है और कौन सी विधि में क्या होता है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयोग है। ऑप्शन है हमारा प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर या फिर सभी स्तर। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर, ये सही है। अनुकरण विधि हम लोग का प्राथमिक स्तर है, जो कि हम पहले ही बताए थे। यह सामर्थ्य भाषण वाचन हेतु प्रयोग किया जाता है। ये हमारा प्राथमिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है व्याख्यान विधि का नाम है, व्याख्यान विधि का अन्य नाम है। इसमें दे रहा है पहला ऑप्शन आगमन विधि, दूसरा निगमन विधि, तीसरा प्रवचन विधि और चौथा भाषा वैज्ञानिक विधि। तो हमारा जो यहाँ तीसरा ऑप्शन दे रहा है प्रवचन विधि। व्याख्यान विधि को हम प्रवचन विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बस खड़े होकर किसी एक टॉपिक पे लेके हमें बोलना ही रहता है प्रवचन की तरह, तो इसे हम प्रवचन विधि भी कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है। और ये कह रहा है कि व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए। तो ऑप्शन है बालक के स्कूल आने पर, दूसरा वाचन पर अधिकार होने पर, तीसरा भाषा पर अधिकार होने पर और चौथा लेखन पर अधिकार होने पर। तो व्याकरण की शिक्षा का आरंभ हमें भाषा पर अधिकार होने पर करना चाहिए। जब हमें भाषा पर अधिकार हो या फिर हम उसके बारे में जानें, तब व्याकरण की शिक्षा आरंभ कर देनी चाहिए। यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, भाषा पर अधिकार होने पर। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
ये कह रहा है सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं, और ये कह रहा है सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य है। हमारा पहला है ऑप्शन भावनात्मक, दूसरा कौशलात्मक, तीसरा ज्ञानात्मक और चौथा दे रहा है रागात्मक। तो सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य हमारा ज्ञानात्मक कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है मूल्यांकन विधि मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था। पहला ऑप्शन है रेमांड के द्वारा, दूसरा ब्लूम के द्वारा, तीसरा पेस्टोलॉजी के द्वारा, चौथा टीपी नन के द्वारा। तो जो हमारा मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके जो प्रस्तुत किए थे, जो प्रदर्शित किए थे, वो हमारे थे ब्लूम के द्वारा प्रदर्शित किया गया था, यानी कि मेरा दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से, जो हमारा है छठवां, और ये देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि देखो और रचो विधि को क्या कहते हैं। देखो और रचो विधि को क्या कहते हैं। पहला लेख प्रणाली, दूसरा खेल प्रणाली, तीसरा वाक्य प्रणाली और चौथा दे रहा है हमारा कला प्रणाली। इसका आंसर है हमारा नंबर 2 खेल प्रणाली। जो देखो और रचो विधि जो कहलाती है, या इसे हम कहते हैं, ये होता है खेल प्रणाली। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से, और मेरा सातवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह शिक्षण विधि जिसमें पहले विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं, क्या कहलाता है। ऑप्शन है निगमन विधि, आगमन विधि, विश्लेषण प्रणाली, या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 आगमन विधि, विश्लेषण प्रणाली, दोनों। तो ये कह रहा है कि वह शिक्षण विधि जिसमें पहले विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं, वह हमारा कहलाता है आगमन एवं विश्लेषण विधि। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है 4, 2 और 3, ये दोनों, ये ऑप्शन 4 मेरा सही है। ये दोनों होता है आगमन विधि और विश्लेषण प्रणाली। चलिए अब बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ से, और ये कह रहा है निम्न में से किस प्रणाली को विश्लेषण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन है निम्नलिखित विधि, आगमन विधि, उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किस को विश्लेषण प्रणाली कहा जाता है। तो हमारा जो आगमन विधि है, इसे हम विश्लेषण प्रणाली भी कहते हैं, और हमारा ऑप्शन 2 आगमन विधि, यानी इसे इस नाम से भी जाना जाता है। आगमन विधि को ही विश्लेषण प्रणाली के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ, और मेरा 9वां क्वेश्चन आ रहा है, और ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि को व्याकरण शिक्षण के वैज्ञानिक विधि कहते हैं। निम्न में से कौन सी विधि को व्याकरण शिक्षण के वैज्ञानिक विधि कहते हैं। हमारा ऑप्शन है निगमन विधि, आगमन विधि, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो है ऑप्शन 2 आगमन विधि, इसे हम व्याकरण की शिक्षण से वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 आगमन विधि हमारा इस करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 10, और ये क्या कह रहा है वह विधि जो स्वयं सीखने पर बल देती है, वह नए ज्ञान को खोजने का प्रशिक्षण भी देती है, वह विधि क्या कहलाती है। तो ऑप्शन है हमारा निगमन विधि, आगमन विधि, इकाई विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है आगमन विधि, ये हमको नए ज्ञान खोजने का प्रशिक्षण भी देती है और सीखने पर बल भी देती है, स्वयं के सीखने पर बल देती है। ये हमारा आगमन विधि है, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। चलिए अब देखते हैं हम अपना 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये कह रहा है कि आगमन विधि के सिद्धांत
आगमन विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, और तीसरा कह रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, या उपयुक्त सभी। तो जो हमारा आगमन विधि के सिद्धांत हैं और जो कार्य करते हैं वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये तीनों पर ही काम करते हैं। यानी कि मेरा जो चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ये सही है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, चौथा उपयुक्त सभी। आगमन विधि के सिद्धांत के कार्य इन तीनों पर किए जाते हैं और ये तीनों पे करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और ये कह रहा है निम्न में से किसे सूत्र प्रणाली या संश्लेषण प्रणाली कहा जाता है? हम जब डिस्क्राइब कर रहे थे और बता रहे थे स्टार्टिंग में, तो उसमें हम बताए थे कि निम्न में से किसे सूत्र प्रणाली या संश्लेषण प्रणाली भी कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, आपको पता चल ही गया होगा। पहला दे रखा है निगमन विधि, दूसरा आगमन विधि, तीसरा इकाई विधि और चौथा प्रत्यक्ष विधि। तो जिसे हम संश्लेषण या सूत्र प्रणाली कहते हैं वो हमारा होता है निगमन विधि, यानी कि नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होता होगा, वैसे जो भी होगा आप बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 13 पर और ये मेरा 13वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस शिक्षण विधि में नियमों एवं सिद्धांतों को रटना पड़ता है? किस शिक्षण विधि में नियमों एवं सिद्धांतों को रटना पड़ता है? ये हमारा पहला निगमन विधि, दूसरा आगमन विधि, तीसरा दे रहा है प्रत्यक्ष विधि और चौथा है इकाई विधि। तो जिस शिक्षण विधि में हमें नियमों एवं सिद्धांतों को रटना पड़ता है वह होता है हमारा निगमन विधि, यानी कि नंबर 1 इस करेक्ट आंसर। चलिए अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 ये कह रहा है सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है, किसने कहा था? सुलेख होता है राइटिंग करना, अपने अक्षरों को सुधार में लाने के लिए हम लोग सुलेख लिखा करते हैं, जो कि एक आवश्यक पहलू है शिक्षा की तरफ। तो ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन है चोम्स्की ने, दूसरा वाइगोत्स्की ने, तीसरा पियाजे ने या महात्मा गांधी ने। तो सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है, ये हमारे बोले थे राष्ट्रपिता जिन्हें हम लोग कहते हैं, वो हमारे हैं महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी जी ने कहे थे और नंबर 4 इस करेक्ट आंसर महात्मा गांधी ने। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। आगे डैश दिया और ये बोल रहा है यह बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, यह विधि करके सीखने पर बल देता है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, यह करके सीखने पर बल देता है। तो ये कौन सी विधि कहलाती है? तो हमारे पास ऑप्शन है, देखते हैं। पहला तेरा आगमन विधि, दूसरा अनुकरण विधि, तीसरा प्रत्यक्ष विधि, चौथा इकाई विधि। तो जो करके सीखने पे बल देता है और ये बाल केंद्रित बल विधि होती है, यह हमारा होता है अनुकरण विधि। इसे हम पहले ही डिस्क्राइब किए थे सबसे पहले ही। चलिए ये हमारा अनुकरण विधि के द्वारा हम करके सीखते हैं, उस पर ज़्यादा हमें जोर पड़ती है। चलिए ये हमारे लिए ही होता है। नंबर 16 देखते हैं और ये क्या कह रहा है। निम्न में से किस शिक्षण विधि में श्रव्य एवं दृश्य सामग्री की नितांत आवश्यकता पड़ती है? मतलब एकदम जरूरी ही रहता है कि श्रव्य एवं दृश्य सामग्री को लाया जाए। तो ये हमारा ऑप्शन दे रखा है आगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि, इकाई विधि। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा प्रत्यक्ष विधि, जो कि इसमें श्रव्य एवं दृश्य सामग्री की नितांत आवश्यकता पड़ती है प्रत्यक्ष विधि में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ से और हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि को सहयोग विधि के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सी विधि को सहयोग विधि के नाम से जाना जाता है? आगमन विधि, निगमन विधि, समवाय विधि, प्रत्यक्ष विधि। जो हमारा सहयोग विधि के नाम से जाना जाता है वो होता है हमारा समवाय विधि, यानी कि ऑप्शन 3 नंबर इज ए करेक्ट आंसर। समवाय विधि को हम लोग सहयोग विधि के नाम से भी जानते हैं। चलिए
18वां क्वेश्चन देखते हैं और ये क्या कह रहा है, भाषाई कौशल के अंत में विकास कराना चाहिए। ऑप्शन दे रहा है सुनने को, बोलने को, पढ़ने को, लिखने का, बोलने का, पढ़ने का, लिखने का। तो भाषाई कौशल के अंत में विकास कराना चाहिए, वो होता है हमारा लिखने का। आंसर नंबर 4 इज करेक्ट आंसर।